पिछले एपिसोड में सिंपल डोमेन और इस एपिसोड में डोमेन एम्पलीफिकेशन। यार ये जुत्सु काइसेन सीजन 2 ना हर एपिसोड के साथ और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करो, इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम है ना, हम देंगे आपको इतना क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन जो शायद कोई और चैनल आपको नहीं दे पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट हमने देखा था कि शिबुया इंसिडेंट फाइनली शुरू हो चुका है और गोजो वेल के अंदर आ जाता है। करीबन 8:40 पर वो हिकारी मॉल पहुंचता है और मॉल के अंदर आते ही उसे रियलाइज होता है कि शिबुया में 400 मीटर वाली मेन वेल के अलावा मॉल के अंदर इन लोगों ने एक छोटी वेल और बनाई है, जिसने बहुत सारे लोगों को हिकारी मॉल के बेसमेंट वाले फ्लोर में ट्रैप करके रखा है। वो अपने पूरे स्वैग में लोगों के ऊपर से होते हुए मॉल के बीचों बीच हवा में लेविटेट करने लगता है। ऑब्वियसली उसकी इन्फिनिटी की वजह से किसी को टच नहीं होता, पर इस पूरे ट्रैप और सेटअप को देखकर गोजो सोचता है कि शायद अब मुझे समझ आ गया है कि वो लोग आखिर चाहते क्या हैं और मैं अब इसके लिए रेडी हूँ। उधर शिबुया से 10 मिनट दूर आयोयामा सिमेट्री पर हम यूजी इटाडोरी, फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर मेमे और एक न्यू कैरेक्टर मेमे के छोटे भाई उयुई को देखते हैं। यूजी इटाडोरी भी गोजो के शिबुया में अकेले जाने के डिसीजन से काफी शॉक्ड होता है। वो मेमे से कहता है कि आई अंडरस्टैंड द लॉजिक कि वो गोजो है, पर हम भी तो उनकी हेल्प कर सकते हैं ना, फिर चाहे एज अ बैकअप ही क्यों ना हो। मेमे इज लाइक यू आर राइट, वी आर अ बैकअप और इसीलिए अब हम शिबुया जा रहे हैं। ये सुनते ही उयुई मेमे से कहता है कि मेरी बड़ी बहन को एज अ बैकअप यूज करना। गोजो को लग रहा होगा कि वो कोई बिग शॉट है। खैर गोजो बहुत लकी है दैट ही हैज यू एज अ बैकअप। मेमे उसे समझाती है कि गोजो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। उसमें उयुई कहता है कि तुम भी कोई ऑर्डिनरी थोड़ी ना हो। अपनी तारीफ सुन के मेमे उसे कहती है कि तुम बहुत प्यारे हो। इस पे उयुई कहता है कि तुम रहने दो ये सब बातें, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से ज्यादा अपने वर्क रिलेशंस और पैसों से प्यार करती हो। मेमे मुस्कुरा कर उसे जवाब देती है कि तुम मुझे कितनी अच्छे से जानते हो, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सारी बातें सुनकर उधर यूजी लिटरली शॉक में खड़ा होता है कि इस सब के बीच में ये दोनों क्या फैमिली खेल रहे हैं। एनीवेज इसके बाद मेमे के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें उसे अब शिबुया नहीं बल्कि कहीं और जाने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वो इटाडोरी को बताती है कि अब हम शिबुया नहीं बल्कि यहाँ से 15 मिनट दूर मेजी श्राइन स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी किसी ने शिबुया की तरह ही एक बड़ी वेल बना रखी है। मेजी श्राइन स्टेशन एक अंडरग्राउंड बेसमेंट स्टेशन है। इटाडोरी, मेमे और उयुई जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक असिस्टेंट मिलती है और उन्हें बताती है कि यहाँ पर भी शिबुया की तरह एक के अंदर एक 2 वेल बनाई गई है, एक पूरे बेसमेंट स्टेशन को कवर करते हुए और दूसरी उसके अंदर प्लेटफॉर्म के बेसमेंट नंबर 5 के अराउंड। इन दोनों वेल्स के अंदर ह्यूमन आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। पर यहाँ का मामला शिबुया से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ बाहर वाली बड़ी वेल में सॉर्सरर्स आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन जो अंदर 5th बेसमेंट वाली छोटी वेल है उसमें सॉर्सरर्स नहीं जा सकते। वो बताती है कि मुझे डाउट है जिसने भी ये वेल कास्ट करी है वो हो ना हो इन दोनों वेल्स के बीच में कहीं मौजूद है। ये सुनकर मेमे इज लाइक दैट्स स्ट्रेंज, उसे तो सेंटर वाली वेल में होना चाहिए, वो वहाँ सेफ रहेगा। जिस पे असिस्टेंट उसे कहती है आई गेस वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दोनों वेल्स के बीच में रहने से उनके बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। बाय द वे हमारे 2 असिस्टेंट उस एरिया में मारे जा चुके हैं एंड द रीजन इज वहाँ किसी ने बहुत सारे ह्यूमंस को स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे वो सभी बहुत अजीब से क्रीचर्स बन गए हैं और अब बाकी ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं। ये सुनते ही यूजी समझ जाता है कि ये काम माहितो का ही हो सकता है। माहितो ने ही उसके दोस्त चुनपे की तरह यहाँ भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बना दिए हैं। नोइंग दिस मेमे तुरंत अपने कर्स्ड क्रोस को बेसमेंट में भेजती है ताकि वो अपनी कर्स टेक्निक से उन क्रोस की आंखों के थ्रू सब देख सके कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे रास्ते में ही उसके क्रोस मर जाते हैं। उस स्टेशन का मैप निकाल कर इटाडोरी को समझाती है कि देखो बेसमेंट नंबर 5 में बनाई गई छोटी वाली वेल में सबसे ज्यादा ह्यूमंस है और जिसने भी ये वेल बनाई है उसका मकसद भी यही लग रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को छोटी वाली वेल में ट्रैप करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने सबसे ऊपर वाले फ्लोर से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को नीचे की तरफ भेजा ताकि सारे लोग अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ जाएं। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि इस वक्त सारे लोगों की भीड़ बेसमेंट नंबर 4 पर ही है और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस उन पर लगातार अटैक कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए ये सारे लोग बेसमेंट नंबर 5 की तरफ लगातार मूव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने जब अपने क्रॉस को नीचे भेजा तो उन्हें किसी ने बेसमेंट नंबर 1 और 2 के बीच ही मार दिया था। हो ना हो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग कर्स यूजर या स्पिरिट मौजूद है जो शायद नीचे से बचकर ऊपर आने वाले ह्यूमंस को हंट करने के लिए वहाँ खड़ा है, या फिर शायद इसका वेल
वेल की कंडीशन से भी कोई लेना देना हो सकता है। आई एम नॉट श्योर येट। लेकिन फिर भी इस सब में मैं एक बात ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सारे लोगों को बेसमेंट नंबर 5 की वेल में बुलाने के पीछे उनका आखिर क्या इरादा हो सकता है। मैमे इटाडोरी को बोलती है, सी नीचे जाने के 7 एंट्रेंसेस है। हालांकि अलग अलग हो जाने से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर हम साथ रहे तो बेसमेंट नंबर 4 में फंसे हुए लोगों को बचाने में हम लेट हो जाएंगे। इसलिए हमें सेपरेट होकर अलग अलग एंट्रेंस से नीचे जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सारा एरिया कवर करके हम लोगों को बचाकर एग्जिट से बाहर निकाल पाएं। और हाँ, अगर तुम ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस जाओ तो पहले अपनी जान बचाने पर फोकस करना। मीनवाइल अगर मेरा लक अच्छा हुआ तो वो वेल बनाने वाला पैच्ड फेस मुझे पहले मिल जाएगा और मैं उसे खत्म कर दूंगी। हम बचे हुए लोगों को फ्री कर देंगे और फाइनली उनका असली मकसद आखिर है क्या ये जान लेंगे। इटाडोरी मेमे को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैंने फाइट में हारना छोड़ दिया है। आई विल बी ऑल राइट। इसके बाद इटाडोरी बेसमेंट नंबर 2 में पहुंचता है और वहाँ उसे एक ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डे जैसे दिखने वाला एक कर्स स्पिरिट दिखाई देता है जो कि एक इंसान को खा रहा था। यूजी को वहाँ देखकर वो स्पिरिट उससे पूछता है कि क्या तुम जुत्सु सॉर्सरर हो? यूजी बहुत गुस्से में होता है। ही इज लाइक, मुझे तुम ये बताओ कि वो पैच फेस्ड कर्स स्पिरिट कहाँ है? यही था ना वो स्पिरिट 2 सेकंड के लिए सोचने लगता है कि तभी यूजी उसे बोलता है कि अरे वो जिसकी पूरी बॉडी पर स्टिचेस हैं। ये सुनकर वो स्पिरिट ऑफेंड हो जाता है, कहता है कि मुझे बेवकूफ मत समझो, आई एम अ वेरी क्लेवर स्पिरिट। आई नो कि पैच्ड फेस कौन है, माहितो ना। माहितो नीचे बेसमेंट में है, मैं यहाँ वेल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। माहितो का नाम सुनते ही यूजी को कंफर्म हो जाता है कि वो सही था। हो ना हो ये माहितो ही है जिसने यहाँ वेल बनाई है और ह्यूमंस को ट्रांसफिगर किया है। तभी यूजी को अचानक गोजो की बात याद आती है कि बैरियर टेक्निक बहुत एडवांस्ड और डिफिकल्ट है। कई बार बहुत हाईली स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग लोग भी बैरियर बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। एंड दैट्स व्हेन यूजी रियलाइजेस कि बैरियर बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। और इस कर्स स्पिरिट को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वेल बनाना इसके बस की बात है, और वो भी 2-2 वेल। तभी यूजी की नजर वहाँ एक नेल, एक कील पर पड़ती है एंड ही इज लाइक, इसने भी क्या कहा था कि ये यहाँ वेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब इसे हराने के बाद इस नेल को निकाल कर वेल तोड़ी जा सकती है। वो कर्स स्पिरिट तभी यूजी को बोलता है कि ह्यूमंस का टेस्ट ना ट्रांसफिगर होने के बाद एकदम खराब हो जाता है। आई कैन टेल दिस बिकॉज आई एम वेरी क्लेवर। हियरिंग दिस यूजी गेट्स रियली एंग्री। वो उसे जोर का एक पंच मारकर दीवार के आर पार कर देता है। ही इज लाइक, तुम सब ना एक जैसे हो, आई एडवाइज यू, इंसानों को इस नजर से देखना तुम बंद कर दो। वो कर्स स्पिरिट फिर धीरे से खड़ा होता है और बोलता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम क्लेवर हो, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस दुनिया में सबसे पहले फूलिश और स्टूपिड लोग मरते हैं, क्लेवर जिंदा रहते हैं। यूजी इज लाइक, अच्छा तुम वो लोकस वाले कर्स नहीं हो? लोकस एक टाइप का कीड़ा होता है जो फसल की फसल खराब कर देता है। वो कर्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि अरे इसने तो मुझे पहचान लिया, ये लड़का बहुत क्लेवर है। इसके बाद हमें इस कर्स की हिस्ट्री बताई जाती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक लोकस कर्स है। लोकस एक तरीके का कीड़ा होता है जो अपने बॉडी वेट जितना खा सकता है, और ये न सिर्फ इंसानों की फसल बल्कि हर प्लांट बेस्ड चीजें जैसे कपड़े, पेपर, यहाँ तक कि घर तक को खा जाते हैं। और लोकस की वजह से हुई एक लार्ज स्केल डिवास्टेशन, तबाही के बाद इन कीड़ों के प्रति ह्यूमन से रिलीज हुई नेगेटिव एनर्जी जैसे डर, हेट्रेट से ये लोकस कर्स पैदा हुआ है। एनीवेज यूजी यहाँ रियलाइज करता है कि ये एक हाई लेवल कर्स है क्योंकि ये इंसानों की भाषा भी जानता है। और फिर उसके बाद यूजी और इस कर्स के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इनिशियली वो स्पिरिट यूजी पर बैक टू बैक अटैक करता है जिसे यूजी अच्छे से डिफेंड कर लेता है। वो स्पिरिट क्लेवर वर्ड से काफी ऑब्सेस था। ही वाज लाइक, एक बात बताओ, तुम कैसे इंसान हो, क्लेवर या स्टूपिड? क्योंकि मैं तो बहुत क्लेवर हूँ। यूजी इज लाइक, जो क्लेवर होते हैं वो कभी भी इस बात पर ब्रैग नहीं करते कि वो क्लेवर हैं। और इसके बाद उन दोनों के बीच एक क्लोज कॉम्बैट होता है, एक टफ फिस्ट फाइट। हम आपको बता दें कि ये कर्स एक हाई लेवल कर्स है, ह्यूमंस से कई गुना ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इस फाइट में उस कर्स स्पिरिट के 4 फिस्ट्स वर्सेस यूजी के ऑब्वियसली 2 फिस्ट थे। बावजूद इसके यूजी उसके ऊपर बैक टू बैक फिस्ट अटैक करता है और कुछ ही सेकंड में उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वो स्पिरिट भी ये देखकर शॉक था कि ये ह्यूमन फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। बिना किसी टेक्निक के यूजी ने एक क्लोज फिजिकल कॉम्बैट में उस स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी थी। फिर एक आखिरी दाव खेलते हुए वो स्पिरिट अपनी टेल से यूजी पर अटैक करता है। लोकस की टेल उसकी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, थिंकिंग कि अब शायद वो यूजी को डैमेज कर पाएगा, पर यूजी एक ही पंच में उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और उसे जान से मार देता है। और उसके बाद वो वेल भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा होते ही हम फाइनली माहितो को देखते हैं जो बेसमेंट नंबर 5 में बनी वेल के अंदर था। माहितो लोकस कर्स के मरने और वेल डिस्ट्रॉय होने को सेंस कर लेता है। वो ये सोचता है कि लोकस को मारने वाला जरूर एक बहुत बड़ा सॉर्सरर होगा। ये देखकर
तो मुझे भी उससे लड़ने का मन कर रहा है, पर मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा मकसद कुछ और है। उधर अगले ही पल हम मेमे और उसके छोटे भाई यूजी को देखते हैं, जो बेसमेंट 4 पर सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर चुके हैं और वहाँ यूजी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में यूजी भी उनके पास पहुंच जाता है। फिर वो तीनों फाइनली वहाँ से बेसमेंट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मेमे यूजी की तारीफ करते हुए उससे कहती है कि सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल जरूर होगा अकेले में, पर तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे पास लिटरली ग्रेड 1 सॉर्सरर जितनी स्ट्रेंथ है। टू बी ऑनेस्ट, बिना किसी टेक्निक के इस लेवल का फाइट करने वाले तुम दूसरे हो अत्सुया के बाद। यूजी उसे बोलता है कि वहाँ माही तो नहीं था, कोई दूसरा कर्स स्पिरिट था, वरना ये सब इतना ज्यादा एफर्टलेस और इजी नहीं होता। उई ये सुनते ही कहता है, मेरी बहन तुम्हारी तारीफ कर रही है, व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। यूजी रियलाइजेस कि हाँ सही तो बोल रहा है एंड सेज थैंक यू, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। इसके बाद फाइनली वो लोग बेसमेंट 5 पर आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। मेमे कहती है लगता है हम लेट हो गए हैं। पर यूजी तभी एक औरत को देखता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक स्टेट में नीचे बैठी होती है। उसे पूछता है आर यू ओके, बाकी लोग कहाँ गए? बट शी वाज लिटरली जोन्ड आउट। वो उसकी बात का कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि उधर शिबुया में कोजो कर्स्ड एनर्जीज को सेंस करके मॉल के ठीक नीचे बने मेट्रो स्टेशन के सबसे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और वहां उसे हानामी, जोगो और चोजो खड़े हुए मिलते हैं। चोजो वही है जिसके दोनों भाइयों को यूजी और नोबारा सीजन 1 में मार चुके हैं। इफ यू डोंट रिमेम्बर, प्लीज गो एंड वॉच द रिकैप वीडियो ऑफ सीजन 1, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में चोजो और यूजी के बीच एक बहुत ही बड़ा फैक्ट एस्टैब्लिश होने वाला है। एनीवेज, गोजो जोगो को देखकर कहता है कि लगता है इस बार तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। आई एम श्योर अब हारने के बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। जिसपे जोगो उसे जवाब देता है कि बहाना, इस बार तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी जब तुम पहली बार किसी से हारोगे। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गेटो के साथ मिलकर ये तीनों पूरा प्लान डिस्कस करते हैं कि गोजो के साथ आखिर ये मिलकर डील कैसे करेंगे। गेटो उन्हें बोलता है क्या तुम्हें पता है कि गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है? जब वो अकेला होता है। गोजो खुद में अकेला इतना ज्यादा डेडली है कि अगर कोई दूसरा सॉर्सरर उसके साथ है तो वो उसके लिए सिर्फ एक हिंड्रेंस की तरह होता है, और इसीलिए हम इससे भी और एक कदम नीचे जाएंगे और वो होगा उसे चारों तरफ से नॉन सॉर्सरर्स से घेरना। गेटो बताता है कि गोजो की दो बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड और कर्स एम्प्लीफिकेशन ब्लू, पर ह्यूमंस के उसके आसपास रहने की वजह से वो दोनों ही टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहाँ मौजूद लोग मर जाएंगे, और इस तरह हम उसे उसकी पावर्स यूज करने से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसके पास डिफेंस करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। जोगो से बोलता है ये सब तो ठीक है, पर गोजो के डोमेन एक्सपेंशन इनफाइनाइट वॉइड का क्या? टू विच गेटो रिप्लाइज कि गोजो चाह कर भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके डोमेन में ह्यूमंस भी ट्रैप हो जाएंगे। पर ये मत भूलो कि वो गोजो है, वो इतना केपेबल है कि सिर्फ तुम तीनों को सिलेक्टिवली डोमेन में ट्रैप कर सकता है, पर लकीली वो ऐसा भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके डोमेन एक्सपेंशन से उसके डोमेन की आउटर वॉल और बैरियर के बीच में फंसे लोगों की चटनी बन जाएगी। तो 99% चांसेस है कि वो डोमेन एक्सपेंशन नहीं करेगा। इसलिए तुम भी अपना डोमेन एक्सपेंशन मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वहाँ मौजूद लोग तो मरेंगे ही, पर उसके बाद गोजो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है जोगो कि अगर गोजो ने अटैक किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और यहाँ से फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अचानक जोगो प्लेटफॉर्म के गेट्स खोल देता है, जिससे वहाँ खड़े लोग एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर प्लान गोजो की चारों ओर अब ह्यूमंस पैनिक कर रहे थे। गोजो समझ जाता है कि इन लोगों ने एग्जिट गेट्स अभी ब्लॉक किए थे ताकि मैं बाहर खड़े लोगों को ना देख पाऊं। इज लाइक सब लोग पीछे हट जाओ वरना मारे जाओगे। ऐसा होते ही जोगो, हनामी और चोजो एक एक कर लोगों को मारने लगते हैं। चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से गोजो पे अटैक करता है, पर उसकी इन्फिनिटी के कारण उसे छू भी नहीं पाता। उसके तुरंत बाद जोगो और हनामी एक साथ मिलकर गोजो पर अटैक करते हैं और बोलते हैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन, पर इससे पहले कि वो गोजो को छू भी पाते गोजो टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड हियर्स व्हेन ही रियलाइजेस कि डोमेन एम्प्लीफिकेशन जैसी टेक्निक ये लोग खुद तो यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली इनके साथ कोई कर्स यूजर जरूर है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन सिंपल डोमेन की ही तरह है, इससे सामने वाले की टेक्निक नलिफाई हो जाती है। इस वजह से ये मेरी इन्फिनिटी को नलिफाई कर सकते हैं, मुझे छू भी सकते हैं। बाय द वे, डोमेन एम्प्लीफिकेशन को समझने के लिए आपको पहले सिंपल डोमेन को समझना जरूरी है, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से एपिसोड 7 में समझाया है। ये वही टेक्निक है जिसे यूज करके कोकीची यानी कि मेकामारू ने माहितो जैसे पावरफुल कर्स स्पिरिट के छक्के छुड़ा दिए थे। डोमेन एम्प्लीफिकेशन का कंप्लीट यूज और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, जिसे हम तब कवर करेंगे।
एनीवेज, ये सब देखने के बाद गोजो स्माइल करता है और उससे बोलता है, आई एम शॉक्ड कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस सब से तुम मुझे हरा सकते हो। एंड दैट्स व्हेन जोगो को गेटो की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गेटो जोगो को समझा रहा होता है कि इतने सब के बाद भी तुम तीनों मिलकर गोजो के सामने टिक नहीं सकते। देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है गोजो का फोकस 2 चीजों की तरफ खींचना। नंबर 1 ह्यूमंस को बचाने में और दूसरा कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने में। और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय कर सको। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम्हें सिर्फ 20 मिनट गोजो के सामने डटे रहना है, क्योंकि गोजो के सामने इतनी देर खड़े रह पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। 20 मिनट बाद मैं आ जाऊंगा, फिर मैं और ये प्रिज्म रेल्म बाकी सब संभाल लेंगे। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल मास्टर सुगो एंड कीप सपोर्टिंग।